हेलो वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद टू ऑल। आई होप आप सबकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन अगेन आई एम सेइंग कि अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे होगे। इवन कुछ बच्चे अब यूपीएससी की मेंस की तैयारी में भी लगे होंगे एंड कुछ अभी अपनी एचसीएस की और एचएएस की मेंस की तैयारी में लगे होंगे। तो वो सारे एचसीएस की और एचएएस या रिस्पेक्टिव यूपीएससी की मेंस की तैयारी के लिए आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप O2IAS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां आपको लाइव कोर्सेज प्लस कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे जो कि बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं आपकी मेंस की तैयारी के लिए। प्लस उसके अलावा हम एक मेंस की सीरीज अभी चला ही रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली। एंड इसके अलावा कुछ भी नोट्स चाहिए हो या फिर कुछ भी करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट सीरीज हो या मेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज हो वो आप हमारी ऐप पर जाके देख सकते हैं। वहां पर सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। प्लस कुछ कोर्सेज अभी जो उसमें फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ मटेरियल वो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक हरियाणा वाले बच्चों के लिए और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। तो एक हरियाणा की प्रॉपर मैंने एक सीरीज बना रखी है, उसमें से कुछ 5 लेक्चर्स तो मैंने यूट्यूब पे भी डाले थे करंट अफेयर्स के, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे ये सारा कवर कर रखा है। प्लस जो स्टैटिक पार्ट है उसको मैंने गवर्नमेंट के सोर्सेज से प्लस अपने कुछ न्यूज़पेपर के सोर्सेज से एक कोर्स तैयार करके रखा हुआ है, वो आप O2IAS एकेडमी की ऐप पे जाके देख सकते हैं। सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड हाउ कैन इट ब्रिंग चेंजेस टू द होलिस्टिक चेंजेस टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। 250 वर्ड्स का ये है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए ये होगा। आप सबको पता है इस बार जीएस का पेपर 200 मार्क्स का होने वाला है। सो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आपने डाल दिए। फर्स्ट तो ये पूछ रहा है डायरेक्टली कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स बताओ, तो आप उसे पहले बता दिया जाए थोड़ा सा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से हमने फ्रेम आउट करी है। देन उसके बाद उसके कुछ फीचर्स बताए जाएं जिस फीचर्स में बताया गया है कि किस तरीके से वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज लेके आने वाली है। ठीक है, सो एंड लास्ट में एक छोटा सा आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि भाई इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज एजुकेशन अभी कॉन्करेंट लिस्ट में है, दैट मींस इसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी को सक्सेसफुल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का यहां पर रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लाइक आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखा है, उसका क्वेश्चन भी मैं जल्दी अब लेकर आने वाला हूं। ठीक है, तो यहां इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का रोल थोड़ा सा रहेगा। अगर बिफोर आई स्टार्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो 1948 से ये गेम स्टार्ट हुई थी। 1948 में सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आता है। ठीक है, एंड उसके बाद 4 सालों बाद ही 1952 में एक सेकंड एजुकेशन कमीशन आता है। ये दोनों कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास सबसे पहले 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, बट ये भी ज्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास 1976 में जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एजुकेशन को क्या करा गया, एक कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया। वी हैव 3 टाइप ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। एंड उसके बाद 1986 में हमारे पास 1986 में राजीव गांधी जी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आते हैं, जिस नेशनल पॉलिसी को बाद में चेंज करने की भी कोशिश करी गई। उसके बाद 2 कमेटीज बनाई गई। आप उस कमेटी के नाम इसको अगर पेपर में इसमें आंसर में अपना थोड़ा सा फ्रेम आउट कर देंगे तो शायद थोड़ा सा और एक एज मिल सकता है। फर्स्ट कमेटी बनी टीएस सुब्रमण्यम के अंडर, जिस कमेटी की रिपोर्ट्स आई। एंड सेकंड कमेटी हमारे पास बनी अभी रिसेंटली इसरो के चीफ के कस्तूरी रंजन के अंतर्गत। कस्तूरी रंजन कमेटीज की ही रिकमेंडेशन को कुछ कुछ इस एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया। सो थर्ड एंड फाइनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास जुलाई में 2020 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएगा। तो हमारे पास 3 तरह की पॉलिसीज हो गई इसमें। NEP 1 अगर मैं कहूं तो इंदिरा गांधी जी के वक्त आई, 68 में आई। उसके बाद 86 इसका थोड़ा सा उल्टा करना है, NEP 2 आई। एंड लास्ट में हमारे पास 2020 में अब थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई जिसको फाइनली अभी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये हल्का सा थोड़ा सा उसका बेसिक पीछे का कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुई है। ठीक है, नाउ
अब इसमें स्टार्टिंग में अगर मैं चाहूं तो आप थोड़ा सा हल्का सा एक इनिशियल पॉइंट्स दे सकते हैं इसमें कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग अ इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोट नेशनल डेवलपमेंट। हल्का सा आप स्टार्टिंग कर सकते हैं एजुकेशन से। एंड विच बेसिक एम क्या है उसका? यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज द की टू इंडियन कॉन्टिन्यूअल एसेंट एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज पे हमारा बेसिक एम क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस देना टू द इक्वालिटी वन। एंड अब तो आपको पता ही होगा आरटीआई के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 21A ये अब यहां क्या है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है एजुकेशन। नाउ इट विल प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चर प्रिजर्वेशन। आप ये हल्का सा एक स्टार्टिंग एक थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में करके इस क्वेश्चन का स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो एसडीजी के गोल हैं, गोल नंबर 4, क्योंकि ये हल्के हल्के जो पॉइंट्स अगर आप ऐड ऑन कर दोगे तो क्वाइट ऑब्वियस आपका एक आंसर बाकियों से थोड़ा सा हटकर हो सकता है। बिकॉज इस क्वेश्चन में एक लेमैन तरीके से कौन क्या स्टार्ट होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछा है, सैलेंट फीचर्स पूछा है, तो स्टार्ट हो जाओ पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने के लिए। आप हल्का से उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो बिकॉज यहां पर अभी ये 250 वर्ड्स में लिखना है। अगर ये 300 वर्ड्स भी हो जाते हैं तो नथिंग टू वरी इन द एचसीएस एग्जाम। यूपीएससी में थोड़ा इश्यू आ जाता है बट एचसीएस में थोड़ा सा कुछ भी इश्यू नहीं क्रिएट होगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में स्टार्ट कर सकते हो। एंड सेकंड उसके बाद आप बता सकते हो कि जो गोल नंबर 4 है हमारा एसडीजी का ऑफ द 2030 एजेंडा, वो बात करता है इंडिया ने जो अडॉप्ट किया था 2015 में, टू इंश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी बाय 2030। तो ये पॉइंट्स क्वाइट ऑब्वियस है, एक एज दिलाएगा आपको बिकॉज आप इसे करंट अफेयर्स के साथ और स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़कर चल रहे हो। तो एसडीजी गोल इसमें गोल नंबर 4। एंड आपको पता होगा इस बार हरियाणा का तो पहला बजट भी ऐसा आया था जो एसडीजी गोल के साथ कनेक्ट होकर आया है। माइंडेड जब भी अभी आंसर देख रहे हो लिख रहे होगे तो याद रखना कि यूनिवर्सिटी लेवल के यहां पर प्रोफेसर चेक कर रहे होंगे, प्लस हरियाणा में ये चेक हो रहा होगा। तो इसमें अगर आप ये दिमाग लगाओ कि मैं यूपीएससी लेवल पर और लैंग्वेज को टफ करूं और इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर आऊं और फैक्ट्स एंड फिगर लेके आऊं, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन के आंसर को बहुत सिंपल रखना है सो दैट सामने वाले को लगे कि इसको एक रिक्वायर्ड नॉलेज है जितनी इस पेपर के लिए और इस क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो आपने हल्का सा स्टार्टिंग में बता दिया एसडीजी के बारे में कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उससे ही कनेक्ट हो रहा है एंड 2030 हमारा एम है। नाउ उसके बाद आपने एक बेसिक सी डेफिनेशन दे दी कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इट envision an education system rooted in the Indian ethos and that contribute directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education and making India as a global knowledge superpower। हमने कल क्वाड में भी यही किया था, ग्लोबल गुड के लिए इंडिया के लिए बेस्ट स्टेज है। ऐसे ही आपने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक स्टार्टिंग करनी है एजुकेशन के बारे में कि इट इज द थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड हल्का सा हिस्ट्री बताने के बाद आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता देना है कि इसका बेसिक एम क्या है। ये आपने बताने के कारण आपका पहला पार्ट हल्का सा खत्म हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन में जब पूछा हुआ है डिस्कस द फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नाउ इट कम्स टू फीचर्स। अब ये फीचर्स पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से फीचर्स हैं जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया है इस तरीके से। तो अब सारे फीचर्स इसमें आपको नहीं याद होंगे, मैंने यहां पर सारे कवर कर रहा हूं। तो अगर 250 वर्ड्स का है, आपको जितने मेन याद होंगे आप यहां पे क्वेश्चन में आंसर में फ्रेम कर दीजिए एंड एक हल्का सा लास्ट में कंक्लूजन कर दीजिए। क्वाइट ऑब्वियस आपके मार्क्स अच्छे आएंगे बिकॉज ये क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको एक स्टैटिक पार्ट का वो दे दिया है कि स्टैटिक पार्ट आपको पूरा नॉलेजेबल हो, आपको एक एक चीज उसमें याद हो कि कौन कौन से प्रोविजंस आए थे। इसलिए मैंने इसमें एसडीजी गोल वाला कॉन्सेप्ट जोड़ा है सो दैट उसको लगे कि हाँ थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड भी ये साथ में जोड़ रहा है। ओके नाउ सबसे पहला फीचर था कि पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय स्टेट सेंटर टू बी रेज टू 6% ऑफ द जीडीपी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एचआरडी मिनिस्ट्री को नाम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीडीपी वाला पार्ट यहां पर आ गया। अगर आप ये थोड़े फैक्ट एंड फिगर्स पेपर में लेकर आएंगे, आंसर में लेकर आएंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है आप एज होंगे विद रिस्पेक्ट टू द अदर स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड मैंने इसे पॉइंट वाइज जोड़ दिया है एंड आप इसे आंसर्स में भी जब आंसर फ्रेम करेंगे मेन एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे 3 दिसंबर को तो आप इसे पॉइंट सिस्टम में लिखेगा। पॉइंट सिस्टम में क्या होता है, एग्जामिनर के लिए जो
यहाँ पर जो चेकर होता है उसके लिए भी बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, समझ में आएगा। एंड प्लस जितना क्रिस्टल क्लियर होगा उतना ही फ्री माइंडेडली वो आपको मार्क्स देगा। ओके, जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे तो उतना ही कॉम्प्लेक्स वो भी होगा। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, फर्स्ट पार्ट डिवाइड कर दिया है, सेकंड पार्ट इज दिस फीचर्स वन। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल एजुकेशन, भाई डिजिटल एजुकेशन के लिए क्या क्या इस पॉलिसी में आया गया है। फर्स्ट, an autonomous body, the National Education Technology Forum, NETF, will be created for the exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration. First point हमारे पास आ गया है, NETF बनाने के लिए कहा गया। सेकंड, सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट विल बी डेवलप फॉर डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। कोविड टाइम पे सारा कुछ डिजिटल एजुकेशन चलना स्टार्ट हो चुका है। द न्यू यूनिट विल कोऑर्डिनेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। ये वर्ड जो आपने हल्के हल्के ये वर्ड्स अगर पेपर में लिख दिए तो क्वाइट ऑब्वियस आपके मार्क्स को कोई भी नहीं रोक सकता है। आई नो सारे के सारे याद करने बहुत मुश्किल होंगे, बट आप क्वेश्चन को जैसे मैं लिखवा रहा हूं बार बार प्रैक्टिस करोगे, इन्हें सभी क्वेश्चंस को लास्ट में रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर वन। तो डिजिटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पेंडेमिक टाइम पर सब कुछ डिजिटल होना स्टार्ट हो चुका है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एंड सेकंड इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ओके, नाउ थर्ड इज द टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के विद रिस्पेक्ट क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। नाउ बाय 2030 जब हमारे एसडीजी गोल्स को सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, द मिनिमम एज डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 years इंटीग्रेटेड बीएड। 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड हो जाएगी। टीचर्स विल ऑल्सो बी गिवन ट्रेनिंग इन ऑनलाइन एजुकेशन मेथड्स रिलेवेंट टू द इंडियन सिचुएशन इन ऑर्डर टू हेल्प ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। जो डिजिटल डिवाइड सबसे ज्यादा क्रिएट हो रखा है, एंड इस पेंडेमिक टाइम ने सिखा भी दिया है हमें कि हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो भी एजुकेशन पॉलिसी होगी उसको बहुत डायनामिक रखने की जरूरत थी, सो दैट आप इस कमिंग टाइम में जो अभी न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है उसमें आप डिजिटली बहुत ही इंपावर्ड हो, बिकॉज तभी आप कंपीट कर पाएंगे। Now, fourth is school education. With respect to school education, क्या क्या इस पॉलिसी में आया है? Universalize the pre-primary education age 3 to 6 year by 2025. प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन आपने देखा होगा आजकल मिड डे मील स्कीम जिसका नाम अभी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति किया है, उसमें भी बाल वाटिका जो प्री प्राइमरी है उनको यहां पर मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत ला दिया गया है टू हैव मोर न्यूट्रिशन वैल्यूज। मिड डे मील पे हम अलग से क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज अभी रिसेंटली 30 सितंबर को उसका नाम चेंज हुआ है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति। उसमें प्री प्राइमरी दैट इज द बाल वाटिकास को कंसीडर कर दिया गया है। Okay, now universalization of education from preschool to secondary level with 100% GER gross enrollment ratio in school education by 2030. So यहां पर यूनिवर्सलाइजेशन पे ध्यान दिया गया है of education for preschool to secondary level. Okay, now a child's mother tongue will be used as medium of instruction till class 5. यहां पर मदर टंग को प्रमोट कर दिया गया है फॉर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अ न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क इज टू बी इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग द प्री स्कूल एंड आंगनवाड़ी ईयर्स। आंगनवाड़ी ईयर्स में एक नया करिकुलम ऐड करा गया है, बिकॉज ये फाउंडेशन है, बेस है किसी भी बच्चे की। अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी इंश्योर बेसिक स्किल एट द क्लास 3rd लेवल बाय 2025। लॉन्ग टर्म्स हैं यहां पर कि फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आगे स्ट्रांग होगा। बोर्ड एग्जाम्स टू बी इजियर, जिसे सबको डर लगता है, टू बी रीडिजाइन। एग्जाम विल टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज रेदर देन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। अभी तक है फैक्ट फिगर्स याद कर रहे हैं, उनके स्कोर अच्छा आ रहा है, तो उस चीज को उसमें एक डायनामिक, उसमें एक चेंज लाने के लिए जो अभी तक 1986 की पॉलिसी में चल रहा था उसको यहां पर रीडिजाइन करने की कहा गया है इन द बोर्ड एग्जाम्स। स्कूल गवर्नेंस इज टू बी चेंज, इज सेट अप टू चेंज विद न्यू एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट बोथ द private and the public school. We need some authority to regulate both the schools. Clear? Now next is with respect to the higher education. ये year जो है I almost know कि 2030 है, but still इसमें अगर कुछ change हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, ये थोड़ा सा एरर हुआ है। नाउ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इस पॉलिसी में क्या क्या आया गया। अब मैं आपको सारे प्रोविजंस बता रहा हूं, फीचर्स इसके, इसमें से आप कुछ फीचर अगर भूल भी गए हैं तो देयर इज नो इशू, आपको जितना पेपर में रिक्वायर्ड है आपने उतना लिख दिया, दैट इज मोर देन इनफ।
बट हम सारा क्वेश्चन ढंग से डिस्कस करेंगे सो दैट आपको इसमें से जो भी चीज याद रह रही है, आप मेमोराइज कर पा रहे हैं, वो आप पेपर में पुट ऑन कर सकें। हायर एजुकेशन, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन विल बी इंट्रोड्यूस। बहुत अच्छी बात है, यहां पर एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। 4 साल के जो अंडर ग्रेजुएट की हम डिग्रीज करते हैं। द एमफिल डिग्री विल ऑल्सो बी एबॉलिश्ड, ये डिग्री एबॉलिश कर दी जाएगी। Now, new umbrella regulator for all higher education except medical and legal courses. Now, philosophical degree, Phil degree, an academic bank of credit will be set up to make it easier to transfer between institutions. कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 इयर्स। कॉलेज का एफिलिएशन का जो सिस्टम चलता अब तक आ रहा है 15 साल में हट जाएगा, सो दैट एवरी कॉलेज डेवलप्स इनटू ईदर एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन और अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। एफिलिएशन वाला कॉन्सेप्ट जो अभी तक चल रहा है ना कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ये डीयू से एफिलेटेड है, वो सब हट जाएगा। इट ऑल्सो एम्स टू डबल द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज फ्रॉम 26.3 टू 50% बाय 2030। अब ये छोटे छोटे जो ये फैक्ट्स हैं, ये अगर आप क्वेश्चन में आंसर में फ्रेम कर देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू द अदर एस्पिरेंट्स। क्लियर? तो इसमें से आप जरूरी नहीं है कि सारा आपको याद हो, इसमें से आप 3-4 पॉइंट्स भी फ्रेम कर देते हैं तो आपके लिए इजियर होगा। मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स इसलिए रखे हैं सो दैट आपको इसमें से जोन से भी इजियर लग रहे हैं वो आप फ्रेम कर सको। नाउ ये सबसे अच्छा चेंज लगा मुझे, न्यू करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। The new education policy proposes changing the existing 10+2 जो अभी तक चल रहा है हमारा 10+2, उसको चेंज करने के लिए कहा है 5-3-3-4 5-3-3-4 डिजाइन कवरिंग द चिल्ड्रन इन द एज 3 to 18 years। 3 to 18 years का अभी तक हमारा चल रहा है 10+2, अब उसको चेंज करा गया है। अब 5 years of the foundational stage, 3 years of pre-primary school and grade 1 and 2, इसको चेंज कर दिया गया है। 3 years ऑफ प्रिपरेटरी और जिसे कहा है लेटर प्राइमरी स्टेज ग्रेड 3, 4, 5 के अंतर्गत आ गया है इसमें। नाउ 3 years ऑफ मिडल जिसमें 6th, 7th, 8th को लाया गया है एंड 4 years ऑफ हाईएस्ट स्टेज दैट इज 9th, 10th, 11th एंड 12th, इसको यहां पर ला दिया गया है। तो 10+2 स्ट्रक्चर को यहां पर चेंज कर 5-3-3-4, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि इसको आप सबसे पहले फ्रेम कीजिए बेशक आंसर में। तो ये नेक्स्ट चेंज है। नाउ SC, STs और OBCs के ऊपर भी स्पेशल फोकस रखा गया है सो दैट उनके लिए फाइनेंशियली और पैसा दिया जा सके। नाउ रीजन सच एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आपको पता है नया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कास्ट बैरियर्स विल बी डेजिग्नेटेड एज स्पेशल एजुकेशनल जोन। जैसे हमारे पास आया था ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 में, 2002 के अराउंड, तो यहां पर आ गया स्पेशल एजुकेशनल जोन। आप देख रहे कुछ टाइम से गवर्नमेंट कुछ नाम चेंजेस कर रही है लगातार, तो नाम चेंजेस वाले से आपको सारी स्कीम्स करके जानी है सो दैट आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन एक भी ना छूटे। बिकॉज हमने लास्ट ईयर का जीएस का पेपर डिस्कस किया था मेंस का, तो उसमें हमने देखा था कि 80% जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर बेस्ड थे। तो जैसे भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, अभी मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि मिड डे मील स्कीम में अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आऊंगा वो। नाउ द सेंटर विल ऑल्सो सेट अप जेंडर इंक्लूजन फंड। अब आपको ये छोटे छोटे जो वर्ड है, जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशनल जोन, नेशनल, हमने एजुकेशन फ्रेमवर्क पढ़ा पहले ही पेज पर, तो ये वर्ड्स अगर आप उसमें अंडरलाइन करके इस आंसर में फ्रेम करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके आंसर में एक थोड़ा सा और दम जाएगा। बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन जो होगा स्टैटिक क्वेश्चन होगा, वो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। इसमें क्या है कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं अलग से आप लिखोगे वही आपको डिफर करेंगे फैक्ट से ज्यादा इन चीजों पे। टू बिल्ड अ कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार सेंसस में भी ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से, थर्ड जेंडर के लिए यहां पर वो ऑप्शन अवेलेबल आया है, तो आपको इस स्पेशल फोकस पता हो। इस स्पेशल फोकस के अलावा SC, ST और OBC के लिए फाइनेंशियली साउंड करने के लिए उनके लिए भी प्रोविजन लाया गया है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहां पर ये है दिस स्ट्रक्चर 5-3-3-4 का जो स्ट्रक्चर है, दिस फिल डिग्री विल बी एबॉलिश, दिस 4 ईयर एंट्री एग्जिट प्रमोट हो गया। इसमें आप ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस कर सकते हैं। एंड फाइनली आप एक कंक्लूडिंग वर्ड में ये लिख सकते हैं जो इसमें मैंने बनाया है कि दो
this policy seeks to bring a holistic change in the education system of India, because अभी तक ही कुछ बहुत अराउंड 34 इयर्स के बाद ये चेंज आया गया है। 1986 के बाद कोई भी चेंज नहीं किया गया इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो एक 3 डेकेड्स के बाद ये चेंज हुआ है, तो क्वाइट ऑब्वियस है एक वेलकम स्टेप है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज 34 इयर्स तक वही प्रोसेस चल रहा था, वही एनसीईआरटी इसमें फ्रेमवर्क चल रहा था। सो नाउ इट विल ब्रिंग अ होलिस्टिक चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, बट इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन द विल एंड वे इट विल बी implemented। and will and way क्या होगा, since education is a concurrent subject हमने करा by 42nd amendment act 1976, states have their own school boards, therefore state governments would have to brought in for actual implementation of this decision। आपको state government को साथ लेकर चलना पड़ेगा, otherwise जैसे अभी cooperative societies में हुआ है कि उसको शायद अभी जस्टिस जोसेफ ने कहा है कि कैंसिल ही कर दें कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 97th अमेंडमेंट से आया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स का रोल बहुत जरूरी है, इसलिए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर साथ देंगे तो इसकी इंप्लीमेंटेशन और अच्छे तरीके से होगी। सो इस क्वेश्चन में हमने ये 7 पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं। इन 7 पॉइंट्स के अंदर जो ये को पॉइंट्स हैं, यहां पर सब पॉइंट्स हैं, इसमें से आप 2-2 3-3 पॉइंट्स को फ्रेम कर सकते हैं, सो दैट उसको एग्जामिनर को लगे आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से इसे डीप में पढ़ रखा है। सारे अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं, बिकॉज जिसमें ये 6 या 7 पॉइंट हैं, इसमें से आप 2-3 पॉइंट्स फ्रेम कर सकते हैं उठाकर, बट ये जो है टीचर एजुकेशन जिसमें 2-2 पॉइंट्स हैं, ये आप डायरेक्टली फ्रेम आउट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क इस तरीके से बनेगा। इंट्रोडक्शन दिया आपने एजुकेशन का थोड़ा सा, उसके बाद हल्का सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया कि इट इज अ थर्ड पॉलिसी, 68, 86 एंड फाइनली इज अ 2020 में रहा है ये, ठीक है। एंड उसके बाद बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इसरो चेयरमैन के रिकमेंडेशन जो थी, इसमें कस्तूरी रंजन कमेटी जो बनी थी, एंड उसके बाद आपने फीचर्स पे स्टार्ट कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस मिनिस्ट्री का ही नाम चेंज हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद 6% ऑफ द जीडीपी कहा है कि उनको यहां पर रखना होगा, स्पेंड करना होगा ऑन द एजुकेशन बाय द स्टेट्स एंड सेंटर, तो एक लिमिट लगा दी है 6%, बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। उसके बाद आप सारे स्टेप्स, सारे पॉइंट्स में 2-2 3-3 पॉइंट्स फीचर्स बता सकते हैं, एंड फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक हॉलिस्टिक चेंज लेकर आने वाला है इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बट इसमें एक प्रॉब्लम, जो इसमें चैलेंजेस होंगे कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का आपको साथ चाहिए होगा फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर रोल है, क्योंकि एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट जिस पर स्टेट भी लेजिस्लेट कर सकता है। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टुडेज सेशन। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, एंड इन द कमिंग टाइम आई विल बी कमिंग विद अनदर क्वेश्चंस, अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। धीरे धीरे हम स्टैटिक क्वेश्चंस की तरफ भी जाना स्टार्ट कर देंगे। सो अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग रखिए, गेयर अप रखिए, न्यूज़पेपर को कंटिन्यूअसली पढ़िए, बिकॉज लास्ट टाइम 80% क्वेश्चन जो थे वो न्यूज़पेपर्स में से और करंट अफेयर बेस्ड थे। डिलिमिटेशन कमीशन अभी न्यूज में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू कश्मीर। लास्ट टाइम जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन एज इट इज आया, आपने मेंस में देखा, रीऑर्गेनाइजेशन बिल का। इस बार न्यूक्लियर सबमरीन चल रहा है, क्वाड चल रहा है, ये सब हम साथ साथ कर ही रहे हैं डिस्कस, ठीक है। तो और जो भी अभी अक्टूबर, नवंबर या लास्ट 6 मंथ्स में जो भी हैपनिंग होगी हुई है, वो सब हम इन 2 महीनों में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टुडेज सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।